अगर चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से हम देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले 5-6 हज़ार वर्ष पहले मनुष्य ने जब समाज में कुछ स्थिरता आई, कुछ सुरक्षा की भावना आई और जो रोज़मर्रा के भोजन की तलाश में भटकना ये सब कम हुआ, तब लोगों ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके और एकांत में बैठकर, कंदराओं में बैठकर कुछ चिंतन करना शुरू किया। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, सुख दुख क्या है, इस सब पर चिंतन आरंभ हुआ। और मैं कहूँगा कि इन 5-6 हज़ार वर्षों में जो भी ज्ञान हमने एकत्रित किया इस संदर्भ में, उसका ही जो डिस्टिल्ड स्वरूप है या परीक्षित स्वरूप है, वही योग है। अब धीरे धीरे कुछ परिदृश्य बदला और पिछले मैं कहूँगा 100 वर्षों में या 20वीं सदी के आरंभ में प्रायोगिक विज्ञान की भूमिका आरंभ हुई। बहुत सरल शब्दों में यूँ कहें कि लोगों ने सोचा कि बैठे बैठे चिंतन क्या करें, चलो कुछ प्रयोग करके देखें। चिंतन करने में तो ये एक सीमा है कि जो मैं कह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, वही आपको मानना पड़ेगा और वही हो रहा है। लेकिन प्रयोग करने में यह है कि नहीं, मैं हट गया इस संदर्भ में, आप चाहें तो आप खुद करके देखिए। हर व्यक्ति करके और आजमा सकता है। यही गौतम बुद्ध ने भी कहा कि किसी को भी फॉलो मत करो, अपने आप अपने अनुभव से करो। तो ये भावना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आई और उससे लोगों ने कुछ प्रयोगात्मक कार्य करना शुरू किया। लगभग 1970 के मैंने भी कुछ प्रयोग योगियों पे किए। योगी सत्यमूर्ति एक योगी थे जिनके संपर्क में मैं आया और उनसे मेरी काफ़ी बातचीत हुई। उसमें जो मूल प्रश्न उभर के आया वो ये है कि क्या योग के सपोर्ट से, योग की सहायता से हम जो मानव शरीर पर, मानव रचना पर जो सीमाएं प्रकृति ने लगा रखी हैं, आखिरकार हम भी एक तरह की मशीन हैं समझिए, और हम भौतिक नियमों के, प्राकृतिक नियमों से बंधे हुए हैं, उससे आगे जा नहीं सकते। मैं समझूं कि मैं एक छलांग में एक पहाड़ को पार कर दूं या आसमान में उड़ूं, या मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से चीज़ों को हिला डुला सकूं। क्या हम योग से, योग के माध्यम से, योग के सहयोग से वो सब कुछ कर सकते हैं जो आम तौर पे हम नहीं कर सकते, या वो हमारी क्षमता के बाहर है? जैसे बिना किसी सहायता के हवा में उड़ सकें, या अपने शरीर को छोड़ करके से मैं बाहर निकल जाऊं और बहुत समय के बाद वापस उसी शरीर में आ जाऊं। तो इस तरह की जो सब चीज़, लंबा जीवन या बीमारी, हाँ, या जैसे पहले हम सोचते हैं कि कई सैकड़ों वर्षों तक हम जीवित रह सकें, या बीमारियों को से बच सकें, ठीक कर सकें, या हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति से चीज़ों को हिला डुला सकें। मैं कोई चीज़, कोई घड़ी है, कोई है, आप तक दूर पहुंचा सकूं केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति से। तो क्या योग वो ज्ञान है, वो वस्तु है जिसके माध्यम से हम इन प्राकृतिक सीमाओं के पार कूद सकते हैं, या ये संभव ही नहीं है? ये एक बड़ा मूल प्रश्न है। तो सारे संसार में, भारत में ही नहीं, उधर पाश्चात्य देशों में भी पिछले 100 वर्षों में लोगों में बड़ी रुचि आई है योग को इस दृष्टि से, इस पर अनुसंधान करने की। तो मैंने भी कुछ प्रयोग योगी सत्यमूर्ति पे 1970 के लगभग मैंने किए। योगी सत्यमूर्ति, अगर मैं बहुत संक्षेप में वो सारा प्रयोग आपको बताऊं, तो वो ये है कि ज़मीन में एक 5 फुट
बाई 5 फुट गहरा एक खड्डा बनाया और योगी सत्यमूर्ति उसके अंदर बैठ गए। मेडिकल कॉलेज में। और उदयपुर के मेडिकल कॉलेज में जब मैं वहाँ था तब ये किया गया और हमने तारों से उनको कनेक्ट कर दिया और बाहर से उनके शरीर की सब प्रक्रियाएं कंटिन्यूसली रिकॉर्ड हो रही हैं और ऊपर से उसको बिल्कुल सीमेंट कर दिया गया है, गड्ढे को बिल्कुल बंद कर दिया गया है और योगी सत्यमूर्ति उसमें बैठे हुए हैं और बाहर हमने उनके सारे जो बॉडी के पैरामीटर्स हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं मशीनों द्वारा। अब आज दोपहर में तो हमने ये शुरू किया प्रयोग और दूसरे दिन मुझे ऐसा याद पड़ता है शाम के करीबन एक विचित्र बात हुई कि उनके हृदय की गति जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं वो रिकॉर्ड कर रहे थे, वो बिल्कुल सीधी लाइन आने लग गई। उसको देख के लोगों को लगा कि तो बिल्कुल चमत्कार हो गया, योगी ने अपना हृदय बिल्कुल बंद कर दिया है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि में थोड़ा सा देखिए अंतर है, यही समझने की बात है। हम इससे एकदम से प्रभावित नहीं हुए कि बस खाली वाह वाह उनकी करने लगे या तारीफ करने लगे, नहीं। मैंने सोचा कि इसके 3 अलग अलग मायने हो सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष तो ये निकाला मैंने कि हो सकता है कि योगी महाराज की मृत्यु हो गई है। आखिर वो वृद्ध व्यक्ति थे और अंदर बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी थी, बंद था, मृत्यु हो जाए। दूसरी संभावना ये थी कि वास्तव में योगी ने अपने हृदय को बंद कर दिया है। ये ऐसी क्षमता हम जानते हैं विज्ञान की दृष्टि से अभी तक जो हम समझते हैं कि ये हम में क्षमता है ही नहीं कि हम जानबूझ करके अपने हृदय को बंद कर सकें। और अगर ऐसा कर सकते तो फिर आत्महत्या करने का बहुत ही आसान तरीका ये हो जाता कि जब हम चाहें तो अपने हृदय को बंद कर दें और बस सारा खेल ख़त्म। लेकिन ये संभव नहीं है कतई। लेकिन ऐसा लगता है कि योगी सत्यमूर्ति ने ऐसी क्षमता प्राप्त कर ली है योगिक साधनों से, ये एक दूसरी संभावना थी। और तीसरी संभावना ये भी थी कि ये योगी कुछ न कुछ ट्रिक करके, कुछ चालाकी करके, कुछ जिसे हम कहेंगे जादू करके हमें मूर्ख बना रहे हैं और हमारी मशीनें तो रिकॉर्ड ऐसा कर रही हैं कि उन्होंने हृदय बंद कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं है उन्होंने और ये किसी किस्म का खेल है। लेकिन हम इसका रहस्य जान नहीं सकते, हम इसको निकाल नहीं सकते बात को। ऐसा बड़े बड़े जादूगर करते हैं, कई तरह के खेल करते हैं, हम ये जानते हैं कि ये संभव नहीं है, लेकिन ये कैसे करके दिखा रहे हैं ये भी हम नहीं समझ सकते। तो ये तीनों संभावनाएं मैंने उनके सामने रखी और मैंने उन योगी सत्यमूर्ति के चेलों से कहा कि आप फौरन इसको बंद कर दीजिए, प्रयोग को, योगी जी को बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि हो सकता है उनकी मृत्यु ही ना हो गई हो। और हमने वहाँ के कलेक्टर को भी सूचना दे दी क्योंकि बाद में और कोई झगड़ा ना हो। लेकिन उन शिष्यों ने कहा कि नहीं, ये उनका आदेश है, 8 दिन से पहले हम उनको नहीं निकालेंगे जो भी हो, और हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। मुझे और बड़ा आश्चर्य हुआ जब 8वें दिन सुबह बाहर निकलने से कोई आधा घंटा पहले एकदम से हमारी मशीनों ने वापस रिकॉर्ड करना शुरू किया कि उनका हृदय सामान्य काम कर रहा है। मैं एकदम भागा घर पे, सुबह सुबह मेरे पास सूचना आई, हमने योगी जी को निकाला। वो एक बहुत ही अर्धमूर्छित हालत में थे, शरीर काफ़ी ठंडा हो गया था। उनको घंटे भर हमने प्रयोगशाला में मालिश की, सब किया, धीरे धीरे वो सामान्य हुए। अब मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया कि अब लोगों से क्या कहें, क्या निष्कर्ष निकला। योग में चमत्कारिक शक्ति है जो प्रकृति के सब नियमों को तोड़ करके उससे आगे निकलती है, या ये कोई तरह की चालाकी है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने थोड़े दिनों तक कुछ नहीं किया, उस सारे रिकॉर्ड को रख के मैं बैठा रहा। फिर उस रिकॉर्ड को मैंने दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भेजा और मैंने कहा आप देखिए और बताइए कि क्या आपका निष्कर्ष है। उन्होंने एक वाक्य में ये कहा कि ये कहना ही मुश्किल है कि ये सारा रिकॉर्ड एक ही व्यक्ति का है, वो भी इसका रहस्य सुलझा नहीं सके। उस बीच में क्या हुआ पता नहीं कहाँ से ये सूचना अखबार वालों को मिली, और आप समझिए कि सारे संसार के अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स और पेरिस ट्रिब्यून और लंदन टाइम्स और क्या नहीं,
सब अखबारों में ये खबर आई कि भारतीय योगी ने ये चमत्कार करके दिखाया है। ये वैज्ञानिक हमारी पत्रिकाओं में भी छपा, लेकिन उन्होंने एक अच्छा दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने यही लिखा कि ये एक अनयूजुअल डिमॉन्स्ट्रेशन है ऑफ योगिक पावर। हम अभी तक मान नहीं सकते कुछ भी, लेकिन हम ये नहीं मानने को तैयार हैं कि एक आदमी अपने हृदय को रोक करके 8 दिन तक रह सकता है जीवित और फिर वापस सामान्य स्थिति में आ जाए। ये मानना भी बड़ा कठिन है। लेकिन योगी महाराज ने कहा कि आपकी मशीनों को देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, तो बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन 2 बातें फिर भी मैंने देखी। एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से देख रहे थे। एक तो वो योगी सत्यमूर्ति मुझे ये नहीं बता सके कि आपने अपने आप को कैसे इसके लिए प्रशिक्षित किया है। ये क्षमता सारे संसार में किसी में नहीं है, आप में कैसे आई है, क्या किया आपने? ये वो उन्होंने मुझे या तो बताया नहीं या वो बता नहीं सके। और दूसरी बात, ये सब करने का लाभ क्या है? आप 8 दिन तक ज़मीन के अंदर रह सकते हैं और कर सकते हैं, इससे आपको क्या लाभ, दुनिया को क्या लाभ? और मेरी बात का मतलब तब सामने और आया जबकि कुछ वर्षों या महीनों के बाद उनका देहांत हो गया, हार्ट अटैक होने से ही। तो फिर मुझे ध्यान आया कि जितने बड़े बड़े हमारे पैगंबर महापुरुष हुए हैं हिस्टोरिकल टाइम्स में, मैं कोई 1,00,000 वर्ष पहले की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने देखा कि जीसस क्राइस्ट हों या हज़रत मोहम्मद हों या महावीर हों या बुद्ध हों या गुरु नानक देव हों, जितने भी ये हुए हैं, सबकी आयु सीमा आश्चर्यजनक बात है, 80 साल से अधिक नहीं रहे कोई भी। अगर वो वाकई में इतने बड़े योगी थे, पैगंबर थे, ईश्वर के अवतार थे, तो हमारे भलाई के लिए 200 साल 500 साल और रुक सकते थे पृथ्वी पर। लेकिन जब उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया, मैं इस तरह से देखता हूँ, जब मनुष्य का शरीर धारण किया तो उसके नियमों का उन्होंने स्वयं भी पूरा पालन किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये नियम प्रकृति के और तुम सब लोगों के लिए तो हैं, मेरे लिए नहीं है। नहीं, जब वो शरीर धारण कर लिया तो फिर उसके नियमों का उन्होंने भी पालन किया और 70-80 साल से अधिक वो नहीं जिए। तो फिर ये सोचना कि योग में ऐसे चमत्कारिक क्षमताएं हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं कहूँगा ये संभव नहीं है, उससे ज़्यादा शायद ये अच्छा है, इसकी आवश्यकता भी नहीं है कुछ। तो ये सोच करके अब हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि योग का उपयोग हमारी इन सीमाओं को कूद के उनसे बाहर निकलने के लिए नहीं होना चाहिए। इसका उपयोग दूसरा है कि हमारा जीवन सुखी और स्वस्थ और उपयोगी अधिक से अधिक कैसे बनाया जा सकता है। एक बात मुझे और भी लगती है कि हम योग को पतंजलि से जोड़ते हैं। आज सामान्य लोगों में योग कहते ही एक तो योग नहीं कहते हैं, लोग योगा कहते हैं, जो कि कोई चीज़ नहीं है, और उसको पतंजलि से बिल्कुल जोड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन पतंजलि योग की 8 क्लासें हैं। आप खाली तीसरी क्लास पे अटक जाएं, ये आसनों पर, एक्सरसाइज पर, मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसके बहुत ऑल्टरनेटिव्स हैं। ये अभी तक प्रमाणित नहीं है कि केवल प्राणायाम करने से या केवल इस तरह के आसनों को से ही लाभ होता है। उसके कई और तरीके हैं। कई और लोग हैं जो कुछ नहीं करते, न प्राणायाम करते हैं, न एक्सरसाइज इस तरह से करते हैं, खाली रोज़मर्रा का काम करते हैं, अपना खेती करते हैं, पैदल चलते हैं, साइकिल पे चलते हैं, बस वो काफ़ी है। 100 वर्ष तक जीते हैं, स्वस्थ रहते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे। लेकिन पतंजलि के योग की जो पहली और दूसरी क्लासें हैं, वो मैं समझता हूँ आज के हमारे जीवन में ज़्यादा उपयोगी है। यम और नियम, उसको तो हम छोड़ दें,
और सीधे हम तीसरी क्लास में पहुँचे, इससे अधिक लाभ नहीं हो सकता। साथ में जो 8वीं कक्षा है समाधि की, वहाँ तक पहुँचना सबके लिए आसान भी नहीं है, उसको समझना भी आसान नहीं है कि समाधि से क्या अर्थ है और क्या चीज़ है। लेकिन मानव जीवन की फ्यूचर के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए योग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। महर्षि पतंजलि की जो योग सूत्र की पुस्तक है, मैंने उसको पढ़ा नहीं है पूरा, लेकिन मैं तो इसलिए नहीं पढ़ा कि उसमें जो पहले ही शब्द है वो मुझे इतना प्रभावित किया उसने, तो मुझे लगा कि मैं तो समझ गया सारी बात को। और वो शब्द है अनुशासनम। वी बिगिन द डिसिप्लिन, वी बिगिन द टीचिंग ऑफ डिसिप्लिन, या वी बिगिन द साइंस ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन को आरंभ करते हैं, इससे उन्होंने आरंभ किया है। तो इससे मुझे एक बात ये समझ में आई कि आज से 10,000 वर्षों में, 20,000 वर्षों में मनुष्य के मस्तिष्क में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। उसमें तो लाखों वर्ष लगते हैं। लेकिन हम अगर इसकी रचना को आज देखें और समझें, तो उसमें बात यह है कि हमारे मस्तिष्क के दो अलग अलग भाग समझिए यूँ हैं। एक निचला भाग है जो हम सारे पशुओं से शेयर करते हैं, और वो हमारे जो जन्मजात गुण हैं उनको नियंत्रित करती है। भूख लगने पर खाना देना। अब ये ईश्वर ने बनाया है कि मुझे भूख लगती है तो मैं रोटी या सब्जी या ये चाहता हूँ। शेर को भूख लगती है तो वो किसी और जानवर को मार के खाना चाहता है। अब ये तो उसमें न तो उसकी कोई गलती है न मेरी है, ये तो ईश्वर की रचना ही ऐसी है। लेकिन ये एक भाग जो निचला भाग है मस्तिष्क का, लिम्बिक ब्रेन जिसे हम कहते हैं, वो हमारी जन्मजात प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है। थक जाने पर सोना, घर बनाना, बच्चों की देखभाल करना, गुस्सा आने पर अपनी रक्षा करना, दूसरे को पीट देना, ये सब गुण वहाँ से नियंत्रित होते हैं। और ऊपर जो मस्तिष्क का भाग जिसे हम सेरिब्रल ब्रेन कहते हैं, वो केवल मनुष्य में विकसित हुआ है, और दूसरे प्राणियों में तो बिल्कुल नाम मात्र को है समझिए। हम में इतना विकसित हुआ है कि उसने उस निचले ब्रेन को पूरा ढक दिया है। वहाँ पर जो लर्नड बिहेवियर है, जो हम बिहेवियर सीखते हैं, जो जिसे हम कहेंगे इंटेलिजेंस या सही और गलत का अंतर करना, अच्छे और बुरे का अंतर करना, मेमोरी, सीख के याद रखना, ये सब बातें वहाँ पर केंद्रित हैं। अब चाहते तो हम ये हैं, ये मूल बात है कि हमारा जो ये सेरिब्रल ब्रेन है, ये जो इंटेलिजेंट ब्रेन है, ये हमारे उस जन्मजात इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को पूरी तरह से कंट्रोल करे। अब इसका मैं एक बहुत साधारण उदाहरण देता हूँ कि जैसे मेरे सामने एक गिलास में चाय पड़ी हुई है, और मान लीजिए मेरी इच्छा हो रही है कि मैं चाय पीऊँ, और इच्छा हो भी रही है मान लीजिए इतनी देर बोलने के बाद, लेकिन मैं उस चाय को पीता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये ख्याल आता है कि मेरे सामने और लोग बैठे हैं, मैं अकेला कैसे पीऊँ, मैं जब तक उनको ना कहूँ तो कैसे पीऊँगा, या ये चाय मुझे कोई मेरे होस्ट हैं उन्होंने मुझे मेहमान समझ करके दी है, जब तक वो न कहें कि पियो तो मैं कैसे पीऊँ। मेरे ऊपर कई सीमाएं हैं, तो इच्छा होते हुए भी मैं नहीं पीता हूँ। लेकिन अगर मेरे साथ मेरा कुत्ता आया हो तो उसको ऐसी कोई दुविधा नहीं है, उसको प्यास लगी है, भूख लगी है, और यहाँ चाय रखी है, बस ये काफ़ी है, वो कूद करके उस चाय को पिएगा। आप रोकेंगे तो आप पे हमला कर देगा, आपको काट भी सकता है। उसके लिए वो व्यवहार बिल्कुल उचित है, मेरे लिए मेरा व्यवहार बिल्कुल उचित है,
क्योंकि उस कुत्ते का ब्रेन को प्रोग्राम इसी तरह से किया गया है कि जो इंद्रियों का सुख है वही सही है। तो चाहते हम हैं कि लर्नड बिहेवियर, हमारा जो सेरेब्रल ब्रेन है, ये हमारे जन्मजात व्यवहार को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके। ये आज के मनुष्य की, आज के समाज की मूल समस्या है, मैं कहूँगा। ये कौन नहीं जानता कि रिश्वत लेना गलत है, झूठ बोलना गलत है, चोरी करना गलत है। हर व्यक्ति को ये मालूम है, लेकिन ये ज्ञान हमारे व्यवहार को बदल नहीं सकता, क्योंकि ये ज्ञान जाकर के सिर्फ हमारे सेरेब्रल ब्रेन में रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन जब करने का समय आता है तो वो हमारा इंस्टिंक्टिव ब्रेन काम करता है और वो मानता नहीं आपकी बात, वो इंडिपेंडेंट है, वो करते हैं। इसलिए आज आप देखते हैं कि समाज में हर तरफ ये ज्ञान होते हुए भी कि क्या सही है क्या गलत, लोग क्या कर रहे हैं, ये सबको मालूम है। अब इसका क्या उपाय है? दो उपाय हैं। एक उपाय तो यह है कि हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे विकसित हो रहा है। धीरे धीरे हमारे इंटेलिजेंट ब्रेन का कंट्रोल इंस्टिंक्टिव ब्रेन पे, नीचे के ब्रेन पे इतना हो जाएगा कि मैं जो सही समझता हूँ वही करूँगा, जो गलत समझता हूँ मैं करूँगा ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से इतना विकास होने में कई लाख वर्ष लगेंगे। विकास की जो प्रक्रिया है इतनी धीमी है कि बंदर से लेके हमारे मस्तिष्क आने में 15 लाख वर्ष लग गए। तो एक तो यह है कि हम कुछ नहीं करें, हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहें और इंतजार करें। 10-5 लाख वर्षों में शायद मनुष्य ही देवता बन जाएंगे, कोई गलत काम करेंगे ही नहीं, बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इतना इंतजार कोई कर नहीं सकता। तो दूसरा उपाय ये है कि हम योग जैसे प्रक्रियाओं पर ध्यान दें, उन्हें और विकसित करें, उनका जीवन में उपयोग करें, और उससे हम, जैसे एक घुड़सवार घोड़े पे बैठा है और एक तो उसके हाथ में कोई लगाम ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? और एक यह है कि उसके हाथ में लगाम दे दी जाए तो वो बहुत कुछ उस घोड़े को नियंत्रित कर सकता है। तो योग एक तरह से हमारे इंटेलिजेंट ब्रेन को ऐसी लगाम प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने इंस्टिंक्टिव ब्रेन को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकें। उस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है कि हम इतना इंतज़ार न करें कि प्रकृति हमें विकसित करे, हम उस प्रक्रिया को जितना हो सके बढ़ाएं और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करें।